सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। एक तस्वीर ने गुज़िश्ता 2 रोज़ से दिलो दिमाग में अजीब उथल पुथल सी मचाई हुई है। बज़ाहिर इस तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कोई इंटेलेक्चुअल, जिससे कोई अक्ल व दानिश का ग़ुलाम मुतासिर हो सके, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मरना सबको है एक दिन। एक मौत और हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़रा इस बच्चे के चेहरे को ज़रा गौर से देखिए। ये बच्चा मेरा कोई भी नहीं है, मैंने इसे कभी भी नहीं देखा, ये मेरे वजूद तक से नावाकिफ़ है। उसके बावजूद उसकी इस तस्वीर ने मुझे 2 रोज़ से परेशान किया हुआ है। हालांकि मेरे परेशान होने से होता कुछ भी नहीं है, ताहम मैं महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में सुरखरू होने का तमन्नाई हूँ, इसलिए आज ये तस्वीर ऑन स्क्रीन दिखा करके और इस पर कुछ लबकुशाई करूँगा। हालांकि इस बारे में पहले भी मुतअद्दिद मरतबा कह चुका हूँ, सुन चुका हूँ, लेकिन अगर मेरे कहने और सुनने से ही इस मुल्क में कुछ होना होता तो शायद कब का हो जाता। ये बच्चा एक यतीम है, इससे ज़्यादा इस बच्चे की पहचान कोई नहीं है। ये बच्चा एक यतीम है जिसके बाप को एक नाम नहाद पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस बच्चे का बाप कोई गुनाहगार था, उसके बावजूद भी इस बच्चे के बाप का साया इसके सर से छीन लिया गया। अब दिखाओ वो तस्वीरें जिसमें कुछ बच्चे बच्चियां अपने बाप की कब्र पर बैठ करके अपनी यतीमी का मरसिया पढ़ रहे हैं। वो बच्चों की तस्वीरें दिखाओ यार, कब्र पर बैठे हुए बच्चों की वो तस्वीरें, ये देखिए आप। ये तस्वीर भी कोई ख़ासियत नहीं रखती अपने अंदर बज़ाहिर। कुछ बच्चे अपने बाप के की गोर के किनारे बैठे हुए और वो कुछ फातिहा ख़ानी कर रहे हैं। अपनी नन्ही मुन्नी FIR अल्लाह मियाँ की अदालत में कटवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहरहाल उस अदालत में कोई असर रसूख तो बहरहाल नहीं चलता, वहाँ काम 2 लाख % मेरिट पर ही हुआ है और होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इन बच्चों के बाप का मुकदमा हमारे यहाँ की अदालतों में था, लेकिन चूंकि इन बच्चों का बाप नवाज शरीफ नहीं था, जरदारी नहीं था, इमरान खान नहीं था, इसलिए उसको इंसाफ मिलना था ना मिला। लेकिन वो जो एक चेहरा आपने देखा जो गहवारे में बेजान पड़ा, अपने आसूदा खाक किए जाने का तमन्नाई था, वो बाप अपनी मौत से चंद लम्हे पहले तक अपनी आंखों में कुछ ख्वाब सजाया हुआ था कि शायद उसके पोतों को, जो उसके बेटे के जाने के बाद शायद उससे अपनी तमाम तर उम्मीदें, तमाम तर तवक्कुआत वाबस्ता कर चुके थे। ये कोई मामूली केस नहीं था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इस मामले को बाकायदा टेकअप किया, सुमोटो नोटिस लिया गया। उस एक पुलिस ऑफिसर को जिसकी जवामर्दी के किस्से ज़ुबान ज़द-ए-आम है इन्वर्टेड कॉमाज में, जिसका नाम है रावणवार। मैं रावणवार का जिक्र कर रहा हूँ, ये कब्र रावणवार की नहीं है। आई विश कि ऐसा होता, लेकिन रावणवार लगाओ। इन हज़रत पर ज़्यादा नहीं, महज 400 मावराए अदालत क़िताल का इल्ज़ाम है, या यूँ कह लीजिए कि था। जिस तमतराक और जिस शान के साथ ये अदालत में अपीयर हुआ करते थे वो भी सब ने देखा है। और उसके बाद वो फ़िल्मी डायलॉग जो उन प्रोसीडिंग्स के दौरान, उसके पहले मुख्तलिफ़ शख्सियात की जानिब से मारे जाते रहे, वो भी सब ने देखा। माज़रत के साथ।
उस वक्त बल्कि इस वक्त के भी आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, ये मामला इतना बड़ा कि जनरल बाजवा साहब को इस मामले में बराह रास्त मदाखलत भी करनी पड़ी। जनरल बाजवा इन बच्चों के घर भी गए, उस बूढ़े को उन्होंने तसल्लियाँ भी दी, उस नौजवान के बल्कि उस जवान के लिए फातह ख्वानी भी की। गोया आप यूँ समझ लीजिए कि उस वक्त की तमाम चुनिंदा शख्सियात ने इन बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने का इंदिया भी दिया और ऐसा किया भी। उसके बाद सबको ये लगने लगा था कि शायद अब इंसाफ हुआ, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि अगर इस मुल्क में कभी इंसाफ वाकई हुआ हो तो राव अनवार को ज़मानत मिल गई। ये हैं इस वक्त के हाकिम, इस नाम नेहाद रियासत मदीना के मसीहा, जो उस वक्त अपोजिशन में थे, तो उनकी आंखों में कुछ आइडियलिज्म के ख्वाब, कुछ इक़्तिदार की चकाचौंध से उस वक्त वो वाकिफ़ नहीं थे। उस वक्त कुछ आइडियलिस्टिक गुफ्तगू फरमा रहे थे वो कि महज़्ज़ब माशरों में क्या होता है और रियासत का क्या काम है और गवर्नमेंट क्या करती है और हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने क्या कर दिया और हमारी पुलिस को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। आप पता नहीं, तमाम चीज़ें आप सोच सकते हैं। उस वक्त हमें तो बहरहाल नहीं पता था, खान साहब को शायद यकीनन पता होगा कि उनको फिर अनाने इक़्तिदार अल्लाह ताला सुपुर्द उनके कर देगा, अगर तो अल्लाह ही नहीं ऐसा किया है तो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, कौन ऐसा था कि जिसने उस एहतजाज में शिरकत नहीं की, शिरकत करके अपनी तस्वीरें नहीं खिंचवाई, फ़ोटो सेशन नहीं करवाया। उसके बाद तो फिर यकीन हो गया कि गोया अब ये मामला टेकअप हो ही जाएगा। टेकअप हुआ भी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप देख रहे हैं। राव अनवार की ज़मानत को चश्मे फलक ने भी देखा, आपने और मैंने भी भुगता। उसके साथ जो वीआईपी सलूक होता रहा, उससे कता नज़र ज़रा महसूस कीजिए उन बच्चों की। अच्छा, ये पहले बच्चे नहीं है, मैं क्यों बार बार इन बच्चों का नवा पढ़ रहा हूँ, मेरा तो कोई लेने देने नहीं है। ये कोई पहले बच्चे थोड़ी हैं जो इस नाम नियाद रियासत मदीना में जो है वो इंसाफ की तमन्नाई है। उसाने साहिवाल वाले बच्चों क्या हुआ? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। वीकेंड है मेरा वीकेंड है, मैं उसको जानबूझ करके स्पॉइल कर रहा हूँ। होना वाना क्या है मुझे मालूम है, लेकिन आप ज़रा महसूस कीजिए उस बंदे के कॉन्फिडेंस का आलम जो मरने से पहले भी ये तक कहता रहा कि चीफ जस्टिस से बड़ा कोई आदमी इस मुल्क में है, आर्मी चीफ से बड़ा कोई आदमी इस मुल्क में है। उन्होंने मुझे इंसाफ की एश्योरेंस दी है। उस गरीब को लगता था कि उसे इंसाफ मिल जाएगा, उसे ये नहीं पता था कि उसे रोज़े हश्र ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसाफ देगा। लेकिन ये कहानी यहाँ पे अधूरी है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसाफ सिर्फ इस एक आदमी को नहीं देना। उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम लोगों का फिर इंसाफ करना है, मुझ समेत, आप समेत, वो तमाम खामोश तमाशाई समेत। जो जानते बूझते अपने किरदार को अदा करने से कासिर रहे, जानते बूझते दीदा व दानिस्ता जिन्होंने खामोशी बरती, जो इस गुनाह अजीम में शरीक रहे, जिन्होंने इस बच्चे को बिलवास्ता या बिलावास्ता यतीम किया या इसकी यतीमी पर दस्ते शफ़क़त रखने के बजाय उन्होंने मसलियत कोशी से काम लिया। मुझे पता है आज इस्लामाबाद में भी सब चिल में होंगे, कोई जाहिर है कि इस वक्त अगर कोई सुन भी रहा होगा तो वो अपना मूड क्यों ख़राब करेगा। लेकिन याद रखिए, हालांकि अल्लाह के रसूल, अल्लाह की किताब ने ये बात बता दी है, जब उसकी नहीं सुनी तो फिर मैं कौन होता हूँ। इंसाफ के ख्वाब दिखा करके बेइंसाफ़ी करने वालों की अल्लाह ताला से बराह रास्त जंग है। फिर आप वज़ीर आज़म हो, उस वज़ीर आज़म की मिदहत में गाने गा गा करके आपने गवर्नरी हथियाई हो, या उस वज़ीर आज़म की आपने लल्लो चप्पो करके इस मुल्क की सदारत को हथियाया हो, आप कितने बड़े भी फन्ने खा हों, याद रखिएगा फिर इंसाफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में आपके साथ किया जाएगा। और वो तमाम अकल के अंधे जो इस रियासत को रियासत मदीना कहते चले आ रहे हैं, और जिन्हें वो अंधे उससे बढ़ करके जिन्हें ये यकीन है कि ऐसा ही है, अब उनके लिए तस्वीर का दूसरा रुख पेश किए देता हूं। एक रियासत ये है
जहां पीने का पानी भी आपको और मुझे खरीद करके पीना पड़ता है। इंसाफ हमें कौन देगा? यहां हमारे नाम के पहले ना मलिक लगा है, ना आखिर में शरीफ, ना भुट्टो लगा है, ना कुछ और। ये देखिए, ये एक बच्ची जो अपने हाकिम का इस्तकबाल करने के लिए खड़ी है, उसके हाकिम की नज़र ज़रा चूकी और उस बच्ची का हाथ उससे मिलाते मिलाते वो चूक गया। ये बड़ा जाहिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब ये वीडियो कवरेज के लिए किया हो, पीटीआई ने भी बहरहाल इक़्तिदार हथियाने के लिए बहुत सब कुछ किया था, कौन नहीं जानता। ये हाकिम खुद चल करके उस बच्ची के घर गया, उसके सर पर दस्ते शफकत रखा, उससे माजरत चाही, उसके साथ बैठ करके कुछ वक्त गुजारा और उसके बाद ऐन गैन हो गया। यहां तो कहा जा सकता है कि रियासत है मां के जैसी, लेकिन ये जिस जगह मैं बैठ करके हजियान बक रहा हूं और अपना गला छील रहा हूं, जबकि मुझे पता है कि मेरे सामने ज्यादातर जिंदा लाशें हैं, क्या यहां इस रियासत को, इस हुकूमत को कोई अकल का अंधा या कोई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ये कहने की गलती करेगा कि ये रियासत भी उस मां के 10% भी है? भूल जाइए। इस बच्ची के चेहरे पर जरा इत्मीनान देखिए, उसकी खुशी को देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यों नहीं इनको फले फुलाएगा? और एक हम है एटमी ताकत, एक हम है एटमी ताकत। मैं अगर मजीद कुछ कहूंगा तो एटम वालों को बुरा ना लग जाए, इसलिए कि यहां मामलात कुछ गड़बड़ेशन का शिकार ही रहते हैं। यहां हुकूमतें कहती हैं कि हमने बनाया, वो कह रहे हैं कि हमने बनाया, तो वो कह रहे हैं कि हमने बनाया, और हम यहां बैठे मुंह देख रहे हैं कि यार ये बनाया तो सब हम ही से लेकर के है। कौन अपने जहेज में से हिस्सा काट करके लेके गया? इससे पहले कि आप इस मौजू से ड्रैग हों, उस एक बच्चे की तस्वीर देख करके एक मरतबा फिर मैं दोबारा अपने मौजू पर आ जाऊंगा। उस बच्चे की तस्वीर दिखाओ जो अपने दादा की ये उस बच्ची और इस बच्चे का कंपैरिजन अब मैं आप पर छोड़ता हूं, और अब ऐसा समझिएगा कि जैसे मैंने ये बात की ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है परवरदिगार के मेरी इस छोटी सी नन्ही सी बेज़रर सी शायद कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और मुझे उन लोगों के गुनाहों की उस फहरिस्त से खारिज कर दे कि जो बहरहाल जिन्होंने कभी इस हवाले से दीदा दानिस्ता चश्मपोशी बरती। आगे इंसाफ करने वाले जाने, इंसाफ देने वाले जाने। अब अपने प्रोग्राम पर आ जाते हैं। रोज़ाना की तरह फॉर्मेट पर नाम नहाद रियासत मदीना में आवाम के ज़ख्मों पर नमकपाशी का सिलसिला जारी है। मेरे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने आज मीडिया के, बल्कि मीडिया बरादरी के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हुए फरमाया कि हम मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। ये सुनकर मीडिया हल्कों में खलबली मच गई, ये सब इधर उधर देखने लगे कि अल्लाह रहम करे। एक मरतबा फिर शायद तोपों का रुख मीडिया की तरफ हुआ ही चाहता है। बिल्कुल शायद ऐसा ही है। हुजूर खान साहब फरमाते हैं कि मीडिया का माशरे में कलीदी किरदार है। यहाँ आने से पहले मेरी कुछ जय्यद सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि यार पहले हमें भी ऐसी ही गलत फहमी थी शायद, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि इन 15 महीनों में ऐसा कोई मामूली सा शायबा भी बाकी नहीं बचा। खान साहब ने मुतल्लिका वजारत को मीडिया वर्कर्स के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत की है। इस हिदायत से चंद घंटों पहले, चंद दिनों पहले सरकारी टीवी से ही कुछ मुलाजमीन को फारिग किया गया। वजह उसकी आप आज़ाद बढ़ती हुई फलती फूलती हुई मईशत को ही समझिए। वो जो मूडीज़ अल्लाह मारा कोई है जिसने पता नहीं कौन अकल का अंधा है उसको चला रहा है, जिसने पाकिस्तान में बड़ा टनाटन की रिपोर्ट दी है, आप उसको उसी का मेरे ख्याल शाखसाना समझिए कि जिन लोगों के पेट पर एक मरतबा फिर लात पड़ गई है। और लोगों को ये लगता है, मीडिया हल्कों से जो मेरी गुफ्तगू हुई उनको ऐसा लगता है कि गोया एक मरतबा फिर तबले जंग बजने ही को है, और ये उसी आज़ादी का जश्न इन्वर्टेड कॉमाज में मनाया जाएगा जिसका खान साहब अभी हवाला दे रहे थे। अल्लाह रहम फरमाए। खान साहब ने मुतल्लिका वजारत को अवामी बहबूद के मंसूबों को उजागर करने की भी हिदायत की है। मुतल्लिका वजारत परेशान है बेचारी, कह रही है यार अवामी मंसूबे, बुजदारी मंसूबे का पूछें तो चलो समझ में आ रहा है, फयाजी मंसूबे का पूछे समझ में आ रहा है, फवादी मंसूबे का पूछे समझ में आ रहा है, और बहुत सारे नाम हैं जिनको लिया जा सकता है, लेकिन अवाम की बहबूद 15 महीनों में हुई कहाँ है? बहरहाल ये एक चैलेंज है मुतल्लिका वजारत के लिए, देखना है कि उससे उदा बुरा कैसे होते हैं। मेरे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म ने एक और पेंडोरा बॉक्स खोला है। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने धर्म भरम कर दिया माहौल। उन्होंने कहा कि नौकरियां देना दर हकीकत हुकूमत का ही काम है। मैं कन्फ्यूज या गया हूँ। इमरान खान अगर वज़ीर-ए-आज़म है और मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख है, और हफीज़ शेख टेक्निकली रिपोर्ट करता है इमरान खान को, अंडर में है, मातहत है, उनको डिसोबे नहीं कर सकता, तो फिर ये क्या गड़बड़ेशन है? हफीज़ शेख की कैसे मजाल हुई कि उन्होंने थोड़े अरसे पहले ये कहा था कि रियासत का काम, गवर्नमेंट का काम नौकरियां देना नहीं है।
तो फिर इमरान खान साहब को ब्रीफ करने से वो कैसे चूक गए? चलो हफीज शेख साहब चूक गए तो चूक गए, वो जो हर हुकूमत में मस्का लगा करके घुस जाते हैं ज़बरदस्ती की गाड़ी में, फवाद द ग्रेट चौधरी, जो कि किसी एतबार से मैं हर प्रोग्राम में कहा करता हूं ग्रेट नहीं है, हो ही नहीं सकते। उन्होंने भी तो यही कहा था कि रियासत का, गवर्नमेंट का काम लोगों को नौकरियां देना नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। तो फिर खान साहब को किसी ने क्यों नहीं बताया तकरीर डिलीवर करते हुए? खान साहब ने फरमाया कि जिस मुआशरे में मेहनत का जज्बा हो वो बहुत ऊपर जाता है। गरीब कह रहे हैं हुजूर हमें इतना ऊपर भेज दिया, थोड़ा सा नीचे बुला लीजिए, मगफिरत से पहले ही के मराहिल तक रह गए हम। तो सोचना यह कि जिस कौम के हुक्मरान कंफ्यूज हों वो कौम कौन से गड्ढे में जाके गिरेगी, अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। चेयरमैन नैब फरमाते हैं कि रियासत मदीना के ख्वाब की ताबीर नामुमकिन नहीं, हुजूर वाला छोटा मुंह बड़ी बात, कहाँ मैं कहाँ आप, मैं आपकी तस्हीह के कहाँ वो काम आ सकता हूँ। मैं सिर्फ एक नन्ही मुन्नी सी एक दस्त बस्ता मुअद्दबाना इल्तिमास कर सकता हूँ और वो मैं करने जा रहा हूँ। हुजूर वो आंखें जो महज ख्वाब देखती रहें, उनकी किस्मत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताबीर लिखता नहीं है, टेक्निकली स्पीकिंग। आगे आप बेहतर जानते हैं। फरमाते हैं कि रियासत मदीना की तश्कील सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है। बात ठीक है, बात ठीक है, लेकिन पूछना यह था कि हुकूमत अपना कौन सा काम कर रही है? अगर आप कुछ थोड़ा सा हमारी रहनुमाई फरमाएं, माशाल्लाह आपके तजुर्बे के आगे तो सब है। मजीद फरमाते हैं कि सबसे पहले हमें रियासत मदीना के लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। हुजूर ऐसे न थे हम अहले दिल, इतने कहाँ ख़राब थे, हम भी किसी की चाह थे, हम भी किसी का ख्वाब थे, बदल बदल करके तो यहाँ तक पहुँचे हैं। ये तब्दीली तो हमारे गले ही पड़ गई, अब कहाँ जाएं? फवाद चौधरी साहब को समझाए कोई। फरमाते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बजट में 1000 गुना इजाफा करेंगे। मजीद फरमाते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। हुजूर पाकिस्तान का आपके होते हुए मुस्तकबिल ज़रा थोड़ा सा अल्लाह रहम करे परवरदिगार, आप जैसे वज़रा के होते हुए, हाँ एलिमिनेशन के बाद इंशाअल्लाह ताला कहा जा सकता है कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से। खलाई मिशन भेजने का ऐलान किया तो सबके मुंह खुले रह गए। हुजूर आप चूक गए, क्योंकि उस वक्त आप ज़रा थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे किस तरफ लगे हुए थे, जब आप बार बार पार्टी बदल रहे थे, एक पार्टी से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में और तीसरी से चौथी में रवाबित इस्तेवार कर रहे थे। लोगों के मुंह तो उस वक्त भी खुले रह गए थे कि या अल्लाह ये देखो, लेकिन आप उस वक्त चूंकि मसरूफ थे आपने देखा नहीं, लोग उस वक्त भी शशदर थे, चूक गया। फरमाते हैं कि वजीर आजम साइंस और टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इस बात का तो मैं क्या, 24 करोड़ अवाम मोतरिफ हैं। वजीर आजम की तवज्जो तो इसी बात से पता चल जाती है कि आप जैसे को उन्होंने वजीर साइंस लगाया, मैट्रिक साइंस से कर लेना अगर मेरिट है तो मस्त है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में। ताम सदर मुअज्जम कहते हैं कि ईमानदार क़यादत मिलने से मुल्क का गलत असर ज़ाहिल हो रहा है। ये ईमानदारी हमारे गले ही पड़ गई है, लगता है कुछ लेके जाएगी। हुजूर फरमाते हैं मीडिया पर दी जाने वाली मालूमात हर बार दुरुस्त नहीं होती, ऐसा है और मेरा ईमान है। और उस बार में उस हवाले से तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब ये मालूमात हुक्मरां जमात के बारे में दी जा रही हों तब ये मालूमात 2000% गलत होती हैं। पैनलिस्ट का तारुफ कराता हूँ, मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। दर्शन साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, मोहतरमा नुसरत वाहिद जो हैं वो हुकूमती बेंचेस से ताल्लुक़ रखती हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला साबिर बलोच साहब, ताल्लुक़ होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस वक्त तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आगे अल्लाह मालिक है। मोहतरमा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले आपकी जानिब आता हूँ। ये एक मरतबा फिर मीडिया की तरफ तोपों का रुख हुआ चाहता है। मैडम मतलब हम सब खैर मनाएं ना, या है सब मामला कोई सेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफरीन साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आप लोग क्यों ये समझते हैं कि हुकूमत आप लोगों के ऊपर पाबंदियां लगा रही है या आपकी ज़बान बंदी कर रही है। मैडम एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप यकीन जानिए ये बात आपने मुझे याद दिला दी। मैं शायद उन वाहिद चंद लोगों में से हूँगा जो मैं ये बात बबांगे दोहल कह रहा हूँ। ये शायद आपकी हुकूमत की तारीफ ही समझी जाए, लेकिन आप समझ लीजिए, जो निठल्ला ये बात कहता है, जो निकम्मा ये बात कहता है कि ये मौजूदा हुकूमत पाबंदियां लगा रही है, दर हकीकत वो काम ही नहीं करना चाहता। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब से आपकी हुकूमत आई है मैं नाकों चने चबाए हुआ हूँ, अपनी नन्ही सी कैपेसिटी में ही सही, मगर मैंने चाय की प्याली में ही सही तूफान जरूर उठाया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सामने बिल्कुल यही बात, क्योंकि मुझे काम करना है।
कि आप दूसरी बात कि ये कोई अगर ऐसा है 23 मिनट से आप मुसलसल क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अगर ऐसा है कि ये पाबंदियां जो नाम नेहाद जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा है, तो ये पाबंदियां, मैं ये बात दोहराता चलूं, ये पाबंदियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी थी जब उनको अमीरुल मोमिनीन बनने का खप था। ये पाबंदियां आज अगर कोई कह रहा है तो शायद हो भी सकती हैं, और अगर हैं तो कोई नई बात नहीं है। अब आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए मैडम। जी, तो हुकूमत का कोई इस तरह का इरादा नहीं है कि वो किसी किस्म की पाबंदी लगाए। आप लोग आज़ाद थे और आप आज भी आज़ाद हैं और फ्यूचर में भी आज़ाद रहेंगे। मुझे नहीं समझ आती कि किस बात से आपको ये ख्याल आता है कि आपके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली कुछ पैसों की शायद कमी हुई हो, कुछ इश्तिहारों की कमी हुई हो, वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। मॉनेटरी हिसाब से अगर थोड़ा बहुत आप लोग अभी तंग हैं तो वो भी अगले 6 महीने में ठीक हो जाएंगी वो चीज़ें, क्योंकि इससे पहले अब वही वाली बात आ जाती है बार बार कि इकॉनमी इस हालत में थी कि हम कर नहीं सकते थे। अब माशाल्लाह स्टेबल हो चुके हैं हम लोग। अगले 6 महीने में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। राइट मैम, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे। आधा किलो मिठाई डी हो गई क्योंकि इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर दर्शन सर, 6 महीने के बाद इस मुल्क में कोई बचेगा, कुछ बचेगा जो मैडम कह रही हैं कि वो जब नखलिस्तान बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला तो उस नखलिस्तान को देखे, अपनी आंखें ठंडी करे, या ये गवर्नेंस जो इन्वर्टेड कॉमास में गुड है सब उसकी नज़र हो जाएंगे? मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको और पूरी पाकिस्तानी कौम को मेरा सलाम। मैं आपको ये बताऊं, ये जो बातें जो कही जाती थी कि नया पाकिस्तान बनेगा, नई तब्दीली आएगी, ये होगा वो होगा, और नई तब्दीली और नया पाकिस्तान जो मदीना की रियासत है उसमें होना तो ये चाहिए था कि हर एक को आज़ादी राय, अपनी आज़ादी के साथ अपनी राय का इस्तेमाल वो कर सकते, हर एक को इंसाफ मुहैया हो सकता, जो चीज़ें आपने बताई वो हो जाता, हर एक आदमी को यहाँ पे सस्ती चीज़ मिल जाती। लेकिन यहाँ पे आप देख लें, गरीब आदमी से लेके मेजॉरिटी में जो मिडिल क्लास है। सर छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप कुछ सुनना चाहें तो मैं कुछ अर्ज करूं, जान की अमान पाऊं तो। सर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके दौर में जो है वो बकरे का गोश्त जो है वो 2 रुपए किलो था और मैडम ने जो है वो 1000 रुपए तक पहुंचा दिया। चले हम तो मैं वही कह रहा हूँ, चले आपके इसी एतराफ के साथ में चुप हो जाता हूं। तब्दीली, मैं ये तब्दीली वाली जो बात करते हैं उसमें मैं वही बता रहा हूँ कि हर आदमी को यह होना चाहिए था। लेकिन आप देखें कि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी वो सब्जी लेने के लिए जाता है अगर, तो उसको 15 दिन के जो पैसे होते हैं वो 1 दिन में उनके लग जाते हैं। बिजली का बिल जब वो देने जाता है तो उसको कर्जा लेना पड़ता है, गैस का बिल देने जाता है तो वो दे नहीं पाता, उसके कनेक्शन कट जाते हैं। और उसके अलावा आप लॉ एंड ऑर्डर को देख लें, ये जो आजकल आपने खुद बताया, अभी मैं आपको सिंध के हालात बताऊं, वहाँ पे एक बच्ची जो आसफा मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज में पढ़ती थी, उसका मर्डर हो गया। हमने कहा ये मर्डर है, लेकिन इंतजामिया और पुलिस ने सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है क्योंकि मुझे एक क्विक ब्रेक पर जाने के लिए कहा गया। और दूसरी बात, ये बात हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के मुताबिक उसके हवाले से उनसे कोरिलेट नहीं है, तो थोड़ी अगर आप ब्रेक पर पाँव रखने की जहमत उठा लें तो मैं यहाँ ब्रेक पर जाऊँ, वापस आता हूँ तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका आता करते हैं फिर मिलकर। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम फवाद चौधरी हैं कि उनके हौसले पस्त होने का नाम ही नहीं लेते। मैं मुसलसल उनकी नज़र उतारे जा रहा हूँ मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल भी मैंने उनकी जो खुशामद की स्किल हैं उसकी नज़र उतारी थी, आज उन्होंने फिर थोड़ा सा अपना इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। फरमा रहे हैं वज़ीर आज़म साइंस और टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की अदम तवज्जो तो इसी एक बात से ज़ाहिर है कि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत का बेड़ा गर्क करने के लिए फवाद चौधरी को वहाँ भेज दिया है। क्या कहेंगी मैडम? फवाद चौधरी खलाई मिशन जो है वो 2022 में भेजने वाले हैं खला में। अगर एक मरतबा थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके इनको ही भेज दिया जाए तो जान नहीं छूट जाएगी। मतलब ये इस तरह के अलटप बयानात से भी, और वो जो बिलावजह की मदद वो कर रहे हैं जिसकी खान साहब को यकीनन कोई ज़रूरत नहीं है, उसका भी मेरा ख्याल है कि कमा हुक्कहू इलाज हो सकेगा। देखिए, आपका क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा होता है कि बंदे समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दे।
अब अगर उनको मुंतखब किया गया है एज ए मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कोई तो चीज़ ऐसी देखी होगी प्राइम मिनिस्टर ने कि उनको इस जगह पे लेके आए हैं। मेरा ख्याल है साइंस जो उन्होंने, मेरा ख्याल है मैडम उन्होंने मैट्रिक साइंस से किया है, शायद यही वजह ना हो। नहीं, वो तो बहुत सारे लोगों ने किया होता है, ये रीज़न नहीं है। उनका जो बेसिक रीज़न है ना, वो जिस भी शोबे में हो, चाहे वो मवासलात में हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो या आईटी में हो, या किसी भी चीज़ में, वो उस चीज़ को आगे लेके जाते हैं, तरक्की देते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं। मैडम जरा देख लीजिएगा, ज़्यादा आगे ले गए तो फिर वापस लाते लाते बहुत अरसा चाहिए होगा। नहीं, इतना ज़्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे। मेरा मकसद ये है कि तरक्की दे रहे होते हैं, उसको तरक्की देने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में आए हैं तो आप देखिए कि आते साथ ही सबसे पहले तो उन्होंने चांद देखने का एक जो वो था पुराना तरीका कि दूरबीन लगा के खड़े हैं और देख रहे हैं, नज़र ही नहीं आ रहा, तो उसको थोड़ा मेरा ख्याल है अगले साल तक कहीं ऐसा ना हो चांद को खुद ही छत पे बुला करके बता दिया करें कि चांद आ गया है। हाँ, जमीन पे ले आएंगे चांद। हाँ, बस जरा अल्लाह रहम फरमाए परवरदिगार। डॉक्टर दर्शन के पास जरा जाना चाहूँगा। डॉक्टर दर्शन हुजूर वाला, ये मुझे बताइए, ये टाइम पास के लिए अच्छा आप लोगों ने सिलसिला लगाया है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं और आवेगा भाई आवेगा, जीतेगा भाई जीतेगा वालों को एंटरटेन करने के लिए आपने एंटी महंगाई कैंपेन लॉन्च करने का फैसला किया है। हुजूर, मतलब इस किस्म का भोंडा मजाक, और वो भी इसे एक बुरे वक्त पे, ये किसके दिमाग की इख्तिरा है? मतलब उसको कुछ इनाम देकर के फरेक किया जाए। आफिन साहब, मैं आपको बताऊं, कोशिश कीजिए जी, कोशिश कीजिए जी। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो जी। हुजूर, आपकी आवाज़ नहीं आएगी तो फिर क्या? साहब, मैं आपको बताऊं, ये जो है, जो महंगाई की बात आप कर रहे हैं, आप खुद हमारे तरह मिडिल क्लास आदमी हैं। आप जाएं, मार्केट में जाएं, किसी से भी आप बात कर लें, किसी भी बंदे से बात कर लें, कोई स्पेसिफिक मैं बात नहीं कर रहा, जहाँ पे भी जाएं, जिस भी शहर में जाएं, वो आपको चीखता हुआ चिल्लाता हुआ मिलेगा। वो आपको गवर्नमेंट के जो भी अज़ाइम है वो उनके बारे में आपको बताएगा। और जिन लोगों ने अब तो वोट भी दिया है इन लोगों को ना, तो वो भी कहते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हमसे गुनाह हो गया जो हमने ये किया है। क्योंकि आप देखें, इतनी महंगाई जितनी हमारे पाकिस्तान में आजकल है, लोगों का गुजारा ही नहीं हो रहा। और ऊपर से जो बेरोजगारी आ रही है, हर डिपार्टमेंट से, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें से लोग निकाले जा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो बाहर शिफ्ट हो रही हैं। क्यों हो रही है शिफ्ट बाहर? क्योंकि यहाँ पे ये किसी को, कोई भी यहाँ जो भी इन्वेस्टर आता है या जो कारोबार करता है वो मुनाफे के लिए करता है। और किसी आदमी को अगर मुनाफा ना मिलेगा, उल्टा वो घर से देगा, अब मैं अगर काउंटर करूंगा, अब मैं अगर काउंटर करूंगा तो बात फिर दरम-बरम हो जाएगी। लोग यहाँ बड़े मामलात हो जाते हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं लोग, वियतनाम जा रहे हैं लोग, और मुल्कों में जा रहे हैं। सर वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ अभी लगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैडम थोड़ा सा आपसे तवक्कुफ की इस्तदा है। हुजूर वाला डॉक्टर दर्शन, मैं आपको ये बताते हुए निहायत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि सर जिस वक्त आप हुकूमत में थे, मैंने उस वक्त रोड पर निकल करके पब्लिक से पूछा, मैंने उस वक्त रोड शोज किए। आप यकीन जानिए, मुझे एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला कि जो नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाता हो। मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूं। हुजूर वाला थोड़ा सा सर मेरी गुफ्तगू जरा अगर कंप्लीट होने दें। एक काम करें सर, मैं एक काम करें सर, एक बात सर, थोड़ा सा सर जी, आप यकीन जानिए कि आवाम की हालत उस वक्त भी बहुत दिगरगूं थी कि जिस वक्त आप हुकूमत में थे। आप जिन वज़रा की करप्शन का या उनकी बददियानती का रोना रो रहे हैं, आप यकीन जानिए आपके दौरे हुकूमत में ऐसे ऐसे लोग वजीर थे जिनको मैं अपना असिस्टेंट भी ना बनाऊं, खुदा की कसम। एक आदमी जिसके मुंह पे लिखा हुआ है कि मैं चपरासी बनने के लायक भी नहीं हूं, वो नवाज शरीफ के आगे पीछे घूमता था चमचागिरी करके। अगर आपने तपा दिया तो मैं नाम भी ले लूंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। और ये एक आदमी नहीं था आपकी काबीना में भी। हुजूर, मतलब मामलात वहां पे भी गड़बड़ेशन का शिकार थे। ब्रेक पर पाँव रखिएगा। मैं जरा मोहतरमा की तरफ जाऊं। मैडम, मैं एक बात आरफिन साहब, एक बात मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद जैसे पहले पब्लिक में गए थे, अभी भी आप जाएं और फिर जाके आप देख लें कि अब लोग क्या कहते हैं, और वो फिर आप आके यहाँ आप इंशाल्लाह आपका ये काम हो जाएगा। अगर बात तो फिर आप बताएं। अगर मुझे इंशाल्लाह बिल्कुल अगर मुझे फरागत नसीब हुई तो ऐसा हो जाएगा। ज़रा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं हुजूर। मैडम, ये मुझे बताइएगा, सदर मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि ईमानदार क़यादत मिलने से मुल्क का गलत
असर ज़ायल हो रहा है। दूसरा, कहते हैं कि मीडिया पर दी जाने वाली मालूमात हर बार दुरुस्त नहीं होती। मैडम, एक तो ये कि रोज़ाना जब मैं प्रोग्राम करके घर जाता हूँ तो मुझे अल्लाह का शुक्र है इतनी गालियाँ पड़ चुकी होती हैं कौम यूथ की जानिब से कि मेरे सारे अगले पिछले गुनाह धुल जाते हैं। अच्छा, मैं वो बदनसीब हूँ कि जो जब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ प्रोग्राम किया करता था तो उस वक्त मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा जिनके नाम मैं मुतअद्दिद मरतबा ले भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, बोरियत होने लगी इसलिए नाम नहीं रहता, वो मुझे टेलीफोन करते थे, वो मेरे मालकान को टेलीफोन करके कहते थे यार क्या आदमी है। और आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके कह रहा हूं कि अब उनमें से मुतअद्दिद मेरे प्रोग्राम में आने से इनकारी हैं, उनमें से मुतअद्दिद मेरी टीम का टेलीफोन सुन करके ही हिजरत की कोशिश फरमाते हैं। ये डुअल स्टैंडर्ड्स जो बनाए हुए हैं ये क्यों है? जब मैं नवाज शरीफ के खिलाफ बोलता था तो आपका चहीता था, मैं हक की आवाज था, लेकिन जब मैं आपके खिलाफ बात कर रहा हूं, और इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे कोई जाती बैर है, मैं हर हुकूमत के खिलाफ बात करता हूं इसलिए कि इस्लाह सिर्फ हुकूमतों की मकसूद होती है। अपोजिशन पर तबर्रा करके मैं क्या दुरुस्त कर लूंगा? इस्लाह अहवाल तो हुकूमतों की मकसूद हुआ करती है। जब नवाज शरीफ को अमीरुल मोमिनीन बनने का खप था तो यह मैं ही था कि जो उनका दिमाग दुरुस्त किया था अपने तौर पर। और अगर अब इमरान खान साहब की सरकार आई है तो मैं किसको रास्ता दिखाऊं? क्या कहेंगी मैडम? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है कि आपके प्रोग्राम में लोग आने से ज़रा झिझकते हैं तो उनमें घबराते हैं, मुझे भी झिझकते नहीं है, घबराते हैं। हाँ, वो इसलिए कि आपके इतनी तेज़ी से रैपिड फायर आता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। तो ये मेरी कॉम्पिटेंस हुई और उनकी इनकॉम्पिटेंस? सब लोग ही आते हैं। नहीं, आपकी कॉम्पिटेंस है, उनकी इनकॉम्पिटेंस नहीं है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं इसमें, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे मैं पहले अपने भाई की बात का जवाब देना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि आप बाहर निकलें और लोगों से पूछें, वो सारे के सारे तंग हैं। हम इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं, बार बार एक्नॉलेज कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है, क्या ये लोग वजह नहीं जानते? आर्टिफिशियली जब रुपए को एक उस पर रखा जाएगा। मैडम, उस सवाल को मैंने वहीं काउंटर कर दिया था। मैडम, आप बिलावजह जहमत उठा रही हैं, मैंने आपकी तर्जुमानी वहाँ फरमा दी। उनके दौर में भी कोई जो है ना यहाँ दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी। आप काइंडली मेरे सवाल पे आ जाएं। मैं मुझे आप यकीन माने, मेरे घर वाले मुझसे तंग आ गए कि भाई तुम्हें इतनी पढ़ रही है, मतलब तुम क्या कर क्या रहे हो? तो मैं सफाई देते देते थक गया हूँ। आप काइंडली मेरे वाले मौजू पे जरा आ जाएं। ये मेरी गर्दन जो फंसी हुई है बिला वजह। देखिए, आपने कहा कि हम लोग आपके प्रोग्राम में आने से क्यों झिझकते हैं, क्यों घबराते हैं, तो उसका मैं जवाब दे चुकी हूँ कि आपके फायर इतने रैपिड होते हैं कि उनका जवाब सोचने से पहले आपकी दूसरी तो मतलब दीगर एंकर्स की तरह आप चाह रही हैं कि मैं स्क्रिप्ट दे दिया करूं ताकि सेटिंग के साथ मामला हो जाए? मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। स्क्रिप्ट नहीं दे दिया करें, जरा हाथ हौला रखा करें, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे आप मेरे मामू की लड़की हैं, मतलब क्यों मैं आपका भूमिजात भाई हूं, ऐसा क्यों करूं? मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ आपको कि आप खामियां भी निकालते हैं और साथ साथ बता भी रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ बिल्कुल बाकायदगी से। लेकिन ये मुझे बताइए ना मैडम, आपने मेरी शान में, मैं डॉलेंस का फ्रिज थोड़ी हूँ जो आपने मुझ पर एक मजमून लिख दिया। मैं तो आपसे कुछ और पूछ रहा था, आपने मुझे कहीं और चौरंगी घुमा के पहुंचा दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा था। क्या पूछा है आपने? यही 4-5 चीज़ें जब पूछ लेंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। मैडम, आप तो मेरे प्रोग्राम में पक्की गेस्ट हो गई, बहरहाल ये तय हो गया। जरा थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। अब मैं जरा आपको रिलीफ देते हुए मैं जरा उन पर चांदमारी करूँ, डॉक्टर दर्शन पर। डॉक्टर दर्शन हुजूर वाला, ये मुझे बताइएगा सर, वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात का इरशाद है कि गरीब आवाम को अपना घर मिलकर रहेगा। हुजूर, गरीब आवाम को अपना घर मिलकर रहेगा, ये कार खैर तो आपके दौर में भी नहीं हुआ। जब नवाज शरीफ साहब, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अमीरुल मोमिनीन बनने चले थे, जाती उम्रा पर पैसे लगाए गए और टनाटन लगाए गए, इस बात की खबरें हैं, इसके ऊपर मैं प्रोग्राम दाग चुका हूँ। आपसे इल्तमास है कि तरदीद मत फरमाइएगा वरना रप्पड़ हो जाएगा, यहाँ पे बड़े मामलात हो जाएंगे। तो हुजूर, ये गरीब की बहबूद किस हुकूमत का एजेंडा रहा है पाकिस्तान में? ये क्यों इस किस्म के गुमराहकुन स्टेटमेंट्स दिया करती हैं हुकूमतें? मेरा ख्याल है ये जो जिसका नाम अभी आपने लिया है, ये हर हुकूमत में तकरीबन रही है सवाए हमारी हुकूमत के। तो ये हर हुकूमत में यही काम है, इसी की वजह से हर जगह पे ये फिट हो जाती हैं। तो अभी तक तो किसी का कोई काम हुआ नहीं है। और मैं तो दुआ करूँगा कि गरीबों को घर मिले, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, जो इन्होंने अपने उसी में मंशूर में लिखा था। तो लेकिन अभी तक जो हमें लग रहा है, जो 1 करोड़ घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, अभी तक तो वहाँ पे मुझे तो
नौकरियां देने के बजाय लोग निकाले जा रहे हैं, हर डिपार्टमेंट से निकाले जा रहे हैं, और घर देने के बजाय महंगाई इतनी हो गई है कि लोग जो है वो रोडों पे आने पे मजबूर हो गए हैं। तो मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अगर वो ये कह रही हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, ये अच्छा है। वैसे ईमानदारी की बात है कि जब अपने हाथ में अनाने इख्तिदार थी तो मतलब हलवा खाते रहे, उस वक्त कुछ ना किया, लेकिन अब जब दूसरी पार्टी का दाव लगा है तो अब आपने जानमाज संभाल लिया, अब आप दुआ करने लगे हैं। हुजूर मतलब थोड़ा सा मतलब अल्लाह मियाँ के साथ ऐसा नहीं करते, मतलब वो अल्लाह ताला है, ठीक है ना, मतलब हम उसके बंदे हैं, बंदों के साथ कर रहे हैं, ठीक है, टाइम पास, लेकिन ये मामला ज़रा जो है ना वो रेड जोन में चले जाएंगे, फिर ज़रा मामला गड़बड़ेशन का शिकार हो जाएंगे। मैडम नहीं, आखिरी सर बिल्कुल आप सर लबेदम हूँ मैं, थोड़ा सा तवक्कुफ। मैडम जाते जाते बस ये मुझे बता जाइए, ये गवर्नर को मजीद बेख्तियार करने का बिल सिंध असम्बली ने पेश किया है, इनसे हर इख्तियार छीन लिया जाए माँ सिवाय सांस लेने के और खान साहब की एजाज़ में तालियां बजाने के, उसके बावजूद भी इनको क्या फर्क पड़ जाएगा? इनका मेरिट ये है कि ये तब्दीली आई रही है कि गाना गा करके ये गवर्नर बन गए। अगर इसके अलावा भी कुछ है तो मुझे बताइए ताकि मैं अपनी इस्लाह का फरीज़ा अंजाम दूं और फिर मामलात आगे बढ़ें। ज़रा ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, इंतहाई कॉम्पिटेंट हैं वो, और खान साहब के साथ वो पिछले 22 सालों से हैं, वो आज नहीं पार्टी में आए हैं। और तो मैडम ये मेरिट हो गया, में उनका खान साहब का मैडम ये मेरिट हो गया, 22 साल से साथ रहना, बिल्कुल मेरिट है। देखिए सिंसियर, ये तो अकरबा परवरी लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। नहीं, ये अकरबा परवरी नहीं, ये आप लोगों का इल्जाम है कि हम अपनी पार्टी से हटके लोगों को रखते हैं अपने पास और उनको हुकूमतें अच्छा ऐसा नहीं है, पार्ट्स उनको देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो हमारे साथी हैं और हमेशा के साथी हैं, हमें हर मुश्किल में, हमेशा का साथी तो खैर कोई नहीं होता, और आदमी आता भी अकेला और जाता भी। ये तो आपने फिल्मी बात कर दी, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता। और बात है, लेकिन बहरहाल पिछले 22 साल से वो या उससे भी पहले से प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं वो। मैडम लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार करना चाहूँगा, उनके काम में आपको क्या खामी नजर आती है? वो हर जगह आगे होते हैं, हर उसमें काम कर रहे होते हैं, गवर्नर हाउस में इतनी मीटिंग हर थोड़े दिनों बाद बुला रहे होते हैं, चीजें चल रही हैं। मैडम मुझे जरा टाइम दिलवा देंगी आप काइंडली, मैं आपका मशकूर हूँगा, मुझे जरा टाइम अगर दिलवा दें आप 3-4 चीदा शख्सियत से, टाइम आपको भी पक्की बात है। तो अगले शो में फिर आपकी जिम्मे रहा कि आप मुझे कोई जो है ना वो हाई प्रोफाइल लोगों से जरा इंटरव्यू का टाइम दिलवाएंगी। बिल्कुल मिल जाएगा, ऐसी क्या बात है। और ये मैं आपसे ऑन ईयर ही पूछूंगा, आप पता नहीं है मेरा, मैं ऑन ईयर ही पूछता हूँ। ठीक हो गया, डन हो गया। नाज़रीन चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया नुसरत फाहिद साहिबा ने। मैं नुसरत फाहिद साहिबा, डॉक्टर दर्शन, इन दोनों मौजूद मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ कि मुझे जानते बूझते इन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत का रिस्क उठा रखा। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि फिर किसी वक्त उनका सब्र आजमा। सर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरी बुकराती के लिए भी टाइम नहीं रहा, फिर किसी वक्त बैठेंगे और बतियाएंगे। नाजरीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।